गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में आप देखे होंगे कि जो ओपन कास्ट खान या फिर अंडरग्राउंड माइन, इसमें जो उपयोग होने वाली जो मशीनरी है उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। उसके क्वेश्चन जो विगत वर्ष में आए हुए हैं उसके सॉल्यूशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो जो मशीनरी के एग्जाम में अपियर होने वाले कैंडिडेट्स हैं, साथ ही जो ओवरमैन के एग्जाम में अपियर होने वाले कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो रिस्ट्रिक्टेड के हो चाहे अनरिस्ट्रिक्टेड के हो, दोनों को कंबाइन लेके मैं चल रहा हूं यहां पर। तो अभी आप 6 नंबर तक का क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग देख चुके थे। मैं यहाँ पर 7 नंबर के क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ने वाला हूं जो विगत वर्ष में आई हुई है। तो चलिए, आप मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नए कैंडिडेट तो बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक जो है तुरंत उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप उसको देख करके अपने एग्जामिनेशन की तैयारी को पक्का कर सके फ्रेंड्स, और एग्जामिनेशन को पास करके दिखाएं, प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाए, या डिफरेंट सब्सिडेंट नॉन सब्सिडेंट जो एग्जाम होने वाली है, या माइनिंग इंस्पेक्टर की जो एग्जाम होने वाली है डिफरेंट स्टेट में, उसकी आप तैयारी को पक्का कर सके, साथ ही एग्जाम को पास करके अपने जॉब को सिक्योर करके लाइफ को बेटर बना सके फ्रेंड। चलिए, मैं आपके सामने लाता हूं, स्क्रीन शेयर करता हूं क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको दिखाई दे रही हो। प्रश्न कहता है, क्या कहता है, इन गैस वेल्डिंग द गैसेस यूज्ड आर, जो गैस वेल्डिंग में जो गैसेस यूज्ड होती है वो कौन कौन सी होती है। तो देखिए, मैं एक वेल्डिंग गैस ट्रॉली के ऊपर रखा हूं जिसमें एक में एसिटिलीन गैस भरी हुई है। एसिटिलीन सिलेंडर है जो रेड से दिखाई जा रही है, और इसी ट्रॉली के ऊपर दूसरी सिलेंडर है जिसको हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक कलर की है उसको दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर जो नोजल्स और जो गॉज लगे रहते हैं उसको हम लोग प्रेशर रेगुलेटर्स के नाम से जानते हैं। ये दोनों से एक होस 5 निकली हुई है जिसको गैस होस भी कहते हैं, और वो वेल्डिंग टॉर्च के पास पहुंचती है जिसमें नीडल वाल्व लगी रहती है, और यहीं पर मिक्स होती है एसिटिलीन और रेशियो में, प्रॉपर रेशियो में। कितनी रेशियो में लाना है ये जो वेल्डर होते हैं वो अपना एडजस्ट कर लेते हैं, उस आधार पर एडजस्ट करके उनकी रेशियो प्रॉपर बना करके वेल्डिंग करने का काम करते हैं। तो इसमें गैसेस कौन कौन यूज होती है इसके बारे में पूछा है। देखिए, ऑप्शन पढ़ने के पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि इसमें जो गैसेस यूज होते हैं, सिल्डिंग गैस, एक गैस जो होती है सिल्डिंग गैस के नाम से जानी जाती है, और दूसरी गैस जो होती है फ्यूल गैसेस के नाम से जानी जाती है। तो सिल्डिंग गैस जो है CO2 होती है, आर्गन होती है, हीलियम होती है, तो इसमें यूज होती है ये। तो आप ये जो है CO2, आर्गन, हीलियम, सिल्डिंग गैस याद रखिए। फ्यूल गैसेस के रूप में एसिटिलीन, प्रोपेन और ब्यूटेन इस्तेमाल होती है। O2 यूज्ड विथ फ्यूल गैसेस, मतलब फ्यूल गैसेस के साथ भी यूज होती है, एंड ऑल्सो इन स्मॉल अमाउंट ऑफ सम सिल्डिंग गैसेस मिक्सचर, इनके साथ भी स्मॉल अमाउंट में O2 यूज होती है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन पढ़िएगा तो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो नहीं है, आर्गन एंड हीलियम तो आर्गन तो है, हीलियम भी है। अब हीलियम एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, एसिटिलीन और ऑक्सीजन ये भी है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव आंसर ई को आप टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ वायर शुड बी, जो अर्थ वायर होती है, जब हम लोग का, मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा, अपने हथेली को आप देखने की कोशिश कीजिए, या मेरे हथेली को आप देखने की कोशिश कीजिए। जो कैंडिडेट माइंस में नए होंगे या फिर देखे हुए होंगे, एक जो केबल रहती है उसमें 5 कोर रहता है। जनरली SDL के साथ, LSD के साथ जो लगा हुआ कोर होता है, ये फिंगर टिप्स आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये जो 3 कोर है, ये जो 3 आपको फिंगर दिखाई दे रही है, थंब, पॉइंटर, मिडिल फिंगर, ये जो होती है पावर कोर के नाम से जानी जाती है। पावर कोर के साथ एक कोर जो होती है वो पायलट कोर होती है, और 5वां जो होती है आखिरी अर्थ कोर होती है। पायलट कोर और अर्थ कोर मिला करके ही जो है एक सर्किट बनाते हैं जिस आधार पर जो है SDL को फार डिस्टेंस से स्टार्ट करने का काम किया जाता है, जो बहुत ही मिनिमम वोल्ट 25 वोल्ट पर काम करती है, उसको पायलट सर्किट बोला जाता है। पायलट कोर और साथ में जो अर्थ कोर होती है वो दोनों मिल करके पायलट सर्किट बनाती है, जो बहुत ही मिनिमम वोल्टेज पर स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर अर्थ कोर का, अर्थ वायर का जो रेजिस्टेंस है उसके बारे में पूछ रहा है, कितनी होती है। तो यहाँ पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 या फिर जो है CEAR 2010 का मैं यहाँ पर कट पेस्ट रखा हूं कि द रेजिस्टेंस बिटवीन द कंज्यूमर अर्थ टर्मिनल एंड द अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर मस्ट बी लेस देन 1 ओम्स। 1 ओम्स से बहुत ही कम रहती है।
रेजिस्टेंस किसके बीच में? कंज्यूमर अर्थ टर्मिनल और अर्थ कंटिन्यूटी के बीच में। अर्थ रेजिस्टेंस इन ए टिपिकल डोमेस्टिक वायरिंग मस्ट बी लेस देन 5 ओम, उसके बीच में 5 ओम से कम रहती है, यानी कि वेरी लो होती है, इनफाइनाइट रहती है। जो अर्थ वायर की रेजिस्टेंस होती है वो बहुत ही कम रहती है, तो वेरी लो। डी को आप टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो आपने जो है ये कर लिया 8वां नंबर के प्रश्न को। अब आते हैं 9वां नंबर के प्रश्न में, 9 नंबर के प्रश्न में। क्या कहता है यहाँ पे? अर्थ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अर्थ इलेक्ट्रॉन्स। अर्थ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो अर्थ मैं यहाँ पे कट पेस्ट करके रखा हूं, देख रहे होंगे आप। ये क्या रखा हूं? अर्थ इलेक्ट्रॉन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मेटल रॉड। मेटल रॉड के रूप में फॉर्म में होगा, पाइप के फॉर्म में होगा, प्लेट के फॉर्म में होगा, विच हैज वेरी लो द रेजिस्टेंस इन ऑर्डर टू कैरी द फॉल्ट करंट टू द ग्राउंड सेफली। ये बहुत ही कम रेजिस्टेंस वाली रहती है, मेटल रॉड रहती है। अर्थ में आप गाड़ते हो, पहले जो है अर्थिंग सिस्टम जब बनाते थे तो फेस वायर रोड के पास से खींच लिया करते थे, गांव में खास करके, और अपने घर में अर्थ जो लेने की बात होती है जमीन में गाड़ दिया करते थे रॉड को। तो वो तो मेटल रॉड की रहती थी, पाइप की रहती थी, या प्लेट की रहती थी। अगर हम लोग कम रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते थे तो अच्छी हम लोगों को लाइट बल्ब में प्रकाश मिलती थी। इन ऑर्डर टू कैरी द फॉल्ट करंट, जिसमें हम लोग को फॉल्ट करंट जो कैरी होती है और वो ग्राउंड में सेफली भी चली जाती है। खान के ऊपर भी सरफेस में हम लोग फॉल्ट करंट को ग्राउंड के अंदर पीट बना करके, गड्ढा बना करके हम लोग उसको फॉल्ट करंट को जाने के लिए और बना कर रखते हैं। तो ये जो है स्ट्रिप, प्लेट्स, रोड्स, रॉड्स, पाइप, ये सभी एनी ऑफ दिस हाँ, तो एनी ऑफ दिस को आप टिक लगा सकते हैं। डी को टिक लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। मेगर इज एन इंस्ट्रूमेंट मींट फॉर मेजरिंग। मेगर जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो किस काम के लिए आता है, उस संबंध में पूछी गई है प्रश्न। देखिए, मेगर इज ए पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट टू मेजर हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस। हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल ली जाती है। तो यहां पर वेरी लो रेजिस्टेंस, इंसुलेशन रेजिस्टेंस आपको दिखाई दी, आप यहाँ टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इसको लाइन को पूरा पढ़ लीजिए। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो फैराडे की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ है उसी प्रिंसिपल पर भी काम करती है जो मल्टीमीटर काम करती थी। द इलेक्ट्रिकल पावर टू ए मेगर इज प्रोवाइडेड बाय द परमानेंट मैग्नेट डीसी। जो इलेक्ट्रिकल पावर होती है मेगर की वो प्रोवाइडेड की जाती है परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर के साथ। तो आप याद में रखिएगा कि डीसी जनरेटर इसमें यूज होता है मेगर में। तो आपने टिक लगा लिया होगा किसको? इंसुलेशन रेजिस्टेंस को। तो फ्रेंड्स आपको ये जरूर पसंद आ रही होगी। आप मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो ये वीडियो है दोस्तों के पास भी फ्रेंड कीजिए, शेयर कीजिए और उनको भी हेल्प करने का प्रयास कीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होती हो वो भी देख करके अपने एग्जामिनेशन की तैयारी को पक्का कर सके और एग्जामिनेशन को पास करके दिखाए। अब मैं यहाँ पर जो फर्स्ट क्लास की जो क्वेश्चंस है उसको लाने का काम कर रहा हूं फ्रेंड्स। ये देखिए फर्स्ट क्लास की जो क्वेश्चन है वो आपको खुल रही है ओवर कैंडिडेट, उसको जरूर पढ़िए और अपनी तैयारी को पक्का कीजिए। फिर से ये खुल गई, इसको मिनिमाइज कर देता हूं। ये रही मशीनरी की फर्स्ट क्लास की जो क्वेश्चन है वो। तो देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, ये मैं इसको ला करके इसको साइड स्लो की तहत बड़ा कर देता हूं। ये हो गई बड़ा। तो आपकी मशीनरी जो सब्जेक्ट होगी उसके सभी क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उसको कलेक्ट करके तैयारी हर एग्जामिनेशन का कर लेना होगा, ताकि आपको मशीनरी सब्जेक्ट से अपडेट हो जाए। देखिए यहाँ पर क्या कहता है पहला प्रश्न। प्राइम मूवर ऑफ इलेक्ट्रिक डंपर। जो इलेक्ट्रिक डंपर रहती है उसका प्राइम मूवर क्या चीज का होता है? तो यहाँ पर देखिए डंपर जनरली डीजल फीडेड होती है, लेकिन उसमें बैटरी से स्टार्ट होती है, इसलिए इलेक्ट्रिक डंपर हम उसको कहते हैं। क्या है? डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स। जो डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स होती है या डंपर होती है, द प्राइम मूवर इज द डीजल इंजन। प्राइम मूवर जो होती है डीजल इंजन होती है। ऑप्शन ए आपको दिखाई दे रही होगी, डीजल इंजन है।
तो आप ऑप्शन ए को टिक लगा सकते हैं, लेकिन आगे पढ़ लीजिए क्या इलेक्ट्रिक मोटर रहती है, प्राइम मूवर जो होती है, इलेक्ट्रिक डंपर की प्राइम मूवर जो होती है, क्या इलेक्ट्रिक मोटर होती है, हाइड्रोलिक मोटर होती है, न्यूमेटिक मोटर होती है, या ऑल ऑफ दी अबव होती है। दूसरी लाइन तो अपन को पहले लाइन से ही मिल गया है कि द प्राइम मूवर इज द डीजल इंजन। डीजल इंजन होती है दैट रोटेट्स द मेन जनरेटर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी टू पावर द ट्रैक्शन मोटर दैट आर गियर्ड टू द ड्राइव। इसका मतलब समझ लीजिए फ्रेंड्स, क्या कहता है कि डीजल जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स होती है उसका जो प्राइम मूवर होता है वो डीजल इंजन होता है, जो कि रोटेट करता है मेन जनरेटर को, रोटेट्स द मेन जनरेटर, जो कि वही रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, जो कि वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, टू पावर द ट्रैक्शन मोटर, ताकि वो ट्रैक्शन मोटर को पावर दे सके, दैट आर गियर्ड टू द ड्राइव्स, जो कि ड्राइवर्स के साथ गियर्ड रहता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। द प्राइम मूवर कैन आल्सो बी ए गैस टरबाइन इंस्टीड ऑफ ए डीजल इंजन। तो हम लोग गैस टरबाइन का भी इस्तेमाल इसमें डीजल इंजन के साथ कर सकते हैं। तो डीजल इंजन आप एक को टिक लगा के आगे की ओर बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, टम्बलर गियर्स इन द लेथ आर यूज टू। यहाँ पर नई वर्ड आ रही है, आप लोग पहला बार शायद सुन रहे होंगे, अगर पढ़े हैं तो सुने भी होंगे, लेकिन टम्बलर गियर्स जो लेथ में यूज होती है वो काहे के लिए होती है टम्बलर। तो आपको मैं एक पिक्चर दिखाऊंगा जिसमें टम्बलर का यूज बताया गया है। टम्बलर गियर्स मैकेनिज्म इज यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लीड स्क्रू एंड फीड रॉड। तो चेंज डायरेक्शन लीड स्क्रू या और फीड रॉड के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो गिव डिजायर्ड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट सो द लेथ कैरियर्स। तो यहां पर पहले लाइन में आंसर मिल गया है कि टम्बलर गियर मैकेनिज्म का उपयोग हम लोग डायरेक्शन को चेंज करने के लिए करते हैं, डायरेक्शन को देने के लिए, डिजायर डायरेक्शन को देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये टम्बलर रिड्यूस द स्पाइंडल स्पीड, स्पाइंडल स्पीड को कम करती है, ये नहीं है। गियर कट गियर के लिए इस्तेमाल होती है, तो ये टम्बलर गियर इसके लिए नहीं होती है। गिव डिजायर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट के लिए डिजायर डायरेक्शन को देती है, सो द लेथ कैरियज, ताकि वो लेथ कैरिज कर सके। तो यहां पर सी नंबर को आप टिक लगा सकते हैं। ड्रिल ए वर्कपीस को ड्रिल करने के लिए इस्तेमाल होती है टम्बलर गियर्स, नन ऑफ दी अबव। तो आप ये तो पढ़ लिए, ये दूसरी लाइन यहाँ छूट रही है उसको भी पढ़ लीजिए, इससे संबंधित शायद प्रश्न पूछ दे कि बाई एंगेजिंग टम्बलर गियर, आप जब एंगेज करते हैं टम्बलर गियर को, द कैरियर्स कैन बी मूव्ड ऑटोमेटिकली। तो कैरियर्स जो होती है ऑटोमेटिकली मूव कर लगता है फ्रॉम टेल स्टिक इंड टू हेड स्टॉक, टेल स्टॉक इंड से हेड स्टॉक की ओर अपने आप मूव करने लगता है। तो आंसर सी को आप टिक लगा लिए होंगे। टम्बलर का मतलब, टम्बलर गियर का मतलब समझ गए होंगे। आते हैं तीसरे नंबर के प्रश्न में, क्या कहता है, longitudinal vibration are said to occur when particle of a body moves. Longitudinal vibration are said to occur when particle of a body moves. यानी कि जो लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन होती है उसको कहते हैं क्या कहते हैं, अकर व्हेन पार्टिकल ऑफ ए बॉडी मूव। जब पार्टिकल बॉडी की जो पार्टिकल है उसको जब मूव करती है तो वो लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन कहा जाता है। किसके संबंध में लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन कहा जाता है, तो इसको ऑप्शन में दी हुई है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, यानी जो एक्सिस होती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। साफ्ट मैं दिखा दूं, मैं आपको बताने का प्रयास करूं कि जो साफ्ट रहती है, साफ्ट जिसको आप ये कहते हो, जो मोटर की साफ्ट रहती है या फिर जो पंप की साफ्ट रहती है या कोई भी मूवेबल जो मशीन आपकी इस्तेमाल होती है, ये साफ्ट रहती है। इस साफ्ट पे अगर एक्सिस इसको कहते हैं, ये है एक्सिस आपकी, ये है एक्सिस ऑफ साफ्ट, एक्सिस ऑफ साफ्ट। तो एक्सिस ऑफ साफ्ट के डायरेक्शन में अगर ये मूव कर रही है तो इसकी को हम लोग बोलते हैं मूविंग डायरेक्शन, वाइब्रेशन, 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 वाइब्रेशन मूविंग डायरेक्शन, वाइब्रेशन बाय मूविंग डायरेक्शन। तो वाइब्रेशन मूविंग डायरेक्शन के अगर रहती है तो उस केस में ये जो वाइब्रेशन मूविंग डायरेक्शन रहती है उस केस में अगर मूव कर रही है आपकी साफ्ट, तो ये जो है लॉन्गिट्यूडिनल कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडिनल कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडिनल का। अगर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर ये हो रही है
ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो होती है इसको हम लोग और दूसरी वर्ड से बोलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो एक्सिस रोटेशन के डायरेक्शन में जो वर्ड आती है उसी को हम लोग कहते हैं कि तो यहाँ पैरेलल टू दी एक्सिस जो आपकी बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगी, जिसको आप टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन में आप पढ़ सकते हैं कि व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ ए शाफ्ट और डिस्क मूव्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट देन द वाइब्रेशन आर नोन एज द लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन। लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन क्या होती है इस संबंध में आप समझ लेंगे कि एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन में अगर मूव कर रही है वाइब्रेशन तो उसी को कहते हैं लॉन्जिट्यूडिनल वाइब्रेशन। When the particle of the shaft or disc moves approximately perpendicular to the axis of the shaft, then the vibration are known as the transverse vibration। तो इसी का दूसरा वर्ड है ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, जो कि आपके एग्जामिनेशन में ये प्रश्न पूछ सकता है। तो आंसर बी आप पैरेलल टू द एक्सिस इसके लिए लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन के लिए टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं जो क्या कहता है फॉल्ट करंट। ये कितने बार प्रश्न पूछ चुकी है, लेजिस्लेशन के प्रश्न में भी पूछी जा चुकी है, यहां तक कि वेंटिलेशन में भी पूछी जा चुकी है। आप मशीनरी या ओवरमैन के जो कैंडिडेट्स हैं वो इस प्रश्न की कई बार आप सामना कर चुके होंगे अगर पढ़ रहे होंगे तो। देखिए क्या कहता है फॉल्ट करंट ड्यू टू शॉर्ट सर्किट ऑफ ए पायलट कोर एंड द अर्थ कोर विल बी। तो यहां पर जब भी हम लोग बात करते हैं किसके लिए, जो मशीन यूज होती है जिसमें केबल लगी होती है, तो उस केबल के साथ जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये जो फिंगर है इसमें आपको समझना है कि ये जो अपनी हाथ दिखाई दे रही है ये है एक केबल, और केबल के साथ जो ये आपके फिंगर्स दिखाई दे रहे हैं ये है उसके कोर। तो तीन कोर मिल करके क्या बनाती है, पावर कोर बनाती है। ये तीनों कोर को हम लोग क्या कहते हैं, पावर कोर कहते हैं। और ये जो रिंग फिंगर है और ये जो लिटिल फिंगर है, ये दोनों फिंगर जब मिलती है तो पायलट सर्किट बनाती है। क्यों? क्योंकि ये पायलट कोर है और ये अर्थ कोर है, ये दोनों जब मिलती है तो पायलट सर्किट बनाती है। जिस आधार पर ही क्या हमारा जो फेस मशीनरी होता है उसको स्टार्ट करने का काम किया जाता है, जो कि लो वोल्टेज पर काम करती है, जो 25 वोल्ट पर काम करती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूछ रहा है कि ये दोनों के बीच में अगर शॉर्ट सर्किट होती है तो कितनी फॉल्ट करंट डेवलप होती है। इस संबंध में CEAR जो कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी 2010 के रेगुलेशन में बताई गई है, या जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 है उसमें बताई गई है कि फॉल्ट करंट कितनी जो है डेवलप होती है। तो यहाँ पर आपके सामने रखी हुई है, प्रश्न सिंपल सा पूछा हुआ है फर्स्ट क्लास में, उसको आप देख करके समझ सकते हैं। क्या कहा है, फॉल्ट करंट ड्यू टू ए शॉर्ट सर्किट ऑफ ए पायलट कोर एंड अर्थ कोर विल बी, कौन सी होती है। तो यहाँ पर आपको बताएंगे अमाउंट ऑफ करंट की जो फॉल्ट करंट होती है उसको मेजर करने के लिए इट इज द करंट एक्सीडिंग द इक्विपमेंट करंट रेटिंग। जो करंट रेटिंग है 30 वोल्ट पर ऑपरेट होती है फुट स्विच, जो SDL LHD के ऑपरेटर्स होते हैं वो या सीरियल के ऑपरेटर्स होते हैं, वो फुट स्विच दबाते पर है तो वो कौन सी करंट कहलाएगी जिस पर वो ऑपरेट होती है, जो 25 वोल्ट की करंट होती है या 30 वोल्ट से कम की रहती है, उसको हम लोग कहते हैं इक्विपमेंट करंट रेटिंग। और इक्विपमेंट करंट रेटिंग से अधिक करंट अगर डेवलप हुई है शॉर्ट सर्किट के कारण से तो उसको मेजर हम लोग मोटर रेटेड, जो मोटर रेटेड है 25 एम्पियर क्या यहाँ पर, देन मोर देन दिस विल बी द फॉल्ट करंट। तो ये हर समय फॉल्ट करंट से अधिक ही रहती है। तो यहाँ पर AC जो है वो इसकी आंसर होगी। और व्हाट इज द फॉल्ट करंट के समझ में आप यहाँ पर कट पस देख सकते हैं कि फॉल्ट करंट इज ए करंट व्हिच टेक्स द रॉन्ग पाथ इंस्टेड ऑफ यूजिंग द नॉर्मल कंडक्टिंग पाथ ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन। फॉल्ट कंडीशन के दौरान में जो नॉर्मल कंडक्टिंग पाथ रहती है, सामान्य रूप से जो जाने वाली पाथ रहती है, उसको छोड़ करके रॉन्ग पाथ को अनुसरण करते हुए जब जाती है तो उसी को फॉल्ट करंट कहा जाता है। तो अब नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं फ्रेंड्स, आप लोग समझ गए होंगे। यहां पर एक प्रश्न और CEAR से पूछा है, जो कि लेजिस्लेशन से में भी पूछता है, वेंटिलेशन में भी पूछता है, मशीनरी में तो पूछता है, ओवरमेन में तो पूछता है। इसकी कट पेस्ट भी करके रखा हूं। वोल्टेज लिमिट जो CEAR 2010 का 102 नंबर का रूल या रेगुलेशन हमको देता है, क्या कहा है, मैक्सिमम वोल्टेज एट विच इलेक्ट्रिसिटी कैन बी ट्रांसमिटेड इन माइंड में मैक्सिमम वोल्टेज कितना सप्लाई आप कर सकते हैं। ऑप्शन A 3.3 किलोवोल्ट, ऑप्शन B 6.6 किलोवोल्ट, ऑप्शन C 11 किलोवोल्ट, ऑप्शन D 33 किलोवोल्ट, ऑप्शन E 1.1 किलोवोल्ट। आप जैसे ही रूल नंबर 110 का पहला सब रेगुलेशन पढ़िएगा, उसी में लिखा हुआ है एनर्जी सप्लाई टू द माइंड एट वोल्टेज
नॉट मोर देन 11,000 वोल्ट। 11,000 वोल्ट यानी कि 11 केवी वोल्ट। आप ऑप्शन सी को टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन यही प्रश्न तो नहीं पूछेगी, आपका लेजिस्लेशन हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, प्रश्न जो पूछी जाएगी इससे रिलेटेड जरूर पूछी जाएगी। बी नंबर देखिए क्या कहता है, यूज ऑफ पावर सेल बी एट ए वोल्टेज नॉट मोर देन 6,600 वोल्ट, जिसमें से आपको जो 11,000 वोल्ट आप सप्लाई कर रहे हो उसमें से 6,600 वोल्ट ही आप यूज कर सकते हो। हाउएवर फॉर सम इक्विपमेंट्स एक्स्ट्रा द वोल्टेज लिमिट आज शोन इन बिलो। कुछ विशेषल स्पेशल इक्विपमेंट्स हैं जिसके वोल्टेज लिमिट के बारे में नीचे में बताई जा रही है, जैसे हैंड हेल्ड पोर्टेबल एपरेटस। जैसे अभी पिछला प्रश्न ही पूछा था कि अंडरग्राउंड मैन में जो ड्रिल मशीन फेस पे ड्रिल लगाने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं उसकी वोल्टेज लिमिट क्या है। यहीं से ये प्रश्न पूछी गई थी CEAR रेगुलेशन 102 पर, जिसमें कहा जाता है कि 125 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर वो इस्तेमाल नहीं की जाएगी। तो ये हैंड हेल्ड पोर्टेबल एपरेटस, हाथों से यूज होने वाली पोर्टेबल एपरेटस है। यहां पर देखिए दूसरे नंबर में कहता है कि इलेक्ट्रिक लाइटिंग सरफेस और ओपन कास्ट माइन। जब भी आप सरफेस में या ओपन कास्ट माइन में या घर में भी आप जो इलेक्ट्रिक लाइटिंग इस्तेमाल करते हैं उसमें मैक्सिमम वोल्टेज कितनी रहती है, जो आप कहते हो 250 वोल्ट, 250 वोल्ट से अधिक नहीं हो सकती। वैसे जनरली घरों में जो बिजली सप्लाई होती है वो 230 वोल्ट पर सप्लाई होती है, जिस पर आपके सभी काम होते हैं। अंडरग्राउंड में अगर लाइटिंग करनी हो तो 125 वोल्ट से अधिक सप्लाई नहीं होगी। और पोर्टेबल हैंड लैंप्स जो रहती है या अंडरग्राउंड में जो आप यूज करते हो, या रिमोट कंट्रोल रहती है, इंटरलॉकिंग सर्किट रहती है, वो सभी 30 वोल्ट पर ही काम करते हैं। जो सिग्नलिंग सिस्टम होती है वो भी 30 वोल्ट पर काम करती है। यहां पर हावेवर करके देखिए कर्माकर साहब लिखे हुए, उनका कष्ट प्रश्न में दिखा रहा हूं। इन केस ऑफ फिक्स्ड प्लांट, जो फिक्स प्लांट है या फिर जो वोल्टेज परमिटेड में बी 650 वोल्ट इफ वोल्टेज टाइप प्लग आर यूज्ड। केबल और मशीन को जोड़ने के लिए अगर वोल्टेज टाइप का प्लग यूज कर रहे हैं और वो फिक्स प्लांट है तो उसमें परमिटेड वोल्टेज है 650 वोल्ट। अगर इन केस ऑफ लाइटिंग द न्यूट्रल पॉइंट और द मिडिल पॉइंट सेल बी अर्थ। लाइटिंग के केस में न्यूट्रल पॉइंट जो मिडिल पॉइंट होते हैं उसको अर्थ कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आंसर सी को आप टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो चलिए 5 नंबर तक का क्वेश्चन आपने किया है। अब इसके आगे की वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। तो फ्रेंड्स चलिए मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो वीडियो है आप लोग जरूर है लाइक कर लिए होंगे, साथ में सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बेल आइकन भी दबा लिए होंगे ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप एग्जाम को पास करके अपने प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाए फ्रेंड्स, या फिर नए जॉब पाने की तैयारी जो कर रहे हैं वो पा करके अपने लाइफ को सिक्योर कर सके। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।